गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस का एक पार्ट है। प्रोटीन सिंथेसिस दो फेजेस में होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। और ये दोनों ही प्रोसेस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके प्रोसीजर में फर्क होता है। इसलिए हम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स अलग अलग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की स्टडी करेंगे, कैसे ये प्रोसीजर बढ़ता है आगे। A prokaryotic protein coating gene may be divided into three sequences with respect to its transcription. इसमें तीन अलग अलग सीक्वेंसेस होती हैं जो प्रोटीन कोडिंग जीन फॉलो करती हैं। सबसे पहले a sequence upstream of the start of the RNA coding sequence called the promoter with which RNA polymerase interacts. हमने अपनी लास्ट क्लास में ये स्टडी किया था पॉलीमरेजेस प्रोकैरियोट्स के और यूकैरियोट्स के। दोनों में क्या फर्क होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे ट्रांसक्रिप्शन के लिए, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में तीन डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो डिफरेंट टाइप के आरएनए की सिंथेसिस करते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज इंटरैक्ट करते हैं, और यही इंटरैक्शन ये डिसाइड करता है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्टार्ट पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि जहां पे प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज इंटरैक्ट करता है वहीं से इनिशिएशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है द आरएनए कोडिंग सीक्वेंस, यानी आरएनए को कोड करने के लिए सीक्वेंस। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेस पेयर्स ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज इनटू अ सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट। और थर्ड है अ सीक्वेंस डाउन स्ट्रीम, यानी एक तो प्रमोटर पे हो गई जो अप स्ट्रीम पोजीशन में होती है, और जो लास्ट है वो डाउन स्ट्रीम होती है ऑफ द एंड ऑफ द आरएनए कोडिंग सीक्वेंस स्पेसिफाइज वेयर ट्रांसक्रिप्शन विल स्टॉप। यानी डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस होती है जो ये डिसाइड करती है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे स्टॉप होगा। इस सीक्वेंस को ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर सीक्वेंस कहते हैं, और सिंपल वर्ड्स में आप इसको टर्मिनेटर कह सकते हैं। तो ये आपकी तीन सीक्वेंस हो गई, एक प्रमोटर सीक्वेंस हो गई, एक टर्मिनेटर सीक्वेंस, और जो सेकेंड वन है वह आप इलांगेशन से रिलेट कर सकते हो इसको। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जैसा हम पहले इसको स्टडी कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे इसको मैंने इसलिए मेंशन किया है कि आप इसको एक सीक्वेंस में याद करें कि हमें ट्रांसक्रिप्शन अगर डिस्क्राइब करना है तो हमें सबसे पहले प्रमोटर के बारे में बताना है, हमें आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बताना है। इवन जो हमने प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में बताया था मैंने आपको कि कौन से प्रमोटर पे ये जाके अटैच होता है, वो सब आपको यहाँ इसी सीक्वेंस में रखना होगा। तो इकोलाई में आरएनए पॉलीमरेज सिंगल होता है, और इसको सबसे पहले आर बर्जर्स और उनके कोवर्कर्स ने ऑब्टेन किया था। इसमें इसकी डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। इसमें दो अल्फा यूनिट होती हैं, एक बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, और एक सिग्मा सब यूनिट होती है। तो इस तरीके से जो होलो एंजाइम होता है इसमें टोटल 6 सब यूनिट्स होती हैं। ये हम स्टडी कर चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हो -10 सीक्वेंस पे इसमें टाटा बॉक्स होता है, और -35 पे इसमें कैट बॉक्स होता है, और इन दोनों के बीच में प्रमोटर रीजन है जहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, और टाटा बॉक्स को ही प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये टाटा बॉक्स है, ये कैट बॉक्स है, और ये प्रमोटर आकर इसमें पूरा ये प्रमोटर रीजन है और आरएनए पॉलीमरेज इसमें अटैच हो गया, और इसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन यहीं से स्टार्ट होता है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोटोकॉल है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड रहता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एक तो टेम्पलेट एक्टिवेटेड प्रिकर्सर्स, जो टेम्पलेट डीएनए को एक्टिवेट करते हैं। डाइवेलेंट मेटल आयंस जैसे कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, आरएनए पॉलीमरेज एंड टेम्पलेट डीएनए आर इम्पॉर्टेंट। ये सभी कंपोनेंट्स की हमें
इनिशिएशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब सबसे पहले इसमें कौन सा स्टेप होता है? द फर्स्ट वन इज प्रमोटर रिकॉग्निशन। प्रमोटर रिकॉग्निशन में आरएनए पॉलीमरेज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वही प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है कि और फिर वहां पे जाके बाइंड होता है। उसके बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ पे इनिशिएशन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। होलो एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल के सिर्फ एक स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब करता है, क्योंकि आरएनए वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और हमें सिंगल स्ट्रैंड की ही रिक्वायरमेंट होती है। 6 subunits of RNA are bound with promoter sequences, दैट इज कैट टाटा और कैट बॉक्स के बीच में आरएनए पॉलीमरेज की 6 सब यूनिट अटैच हो जाती हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स दैट इज सीबीसी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका होलो एंजाइम है जिसमें कोर कंपोनेंट और सिग्मा एंजाइम है, सिग्मा फैक्टर है। इसके बाद में इसमें ये डीएनए पे बाइंड करता है और ये क्लोज्ड प्रमोटर क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बाद में इसमें जब ओपनिंग हो जाती है, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के ओपन हो जाते हैं, तो ये ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक छोटे से आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है सेगमेंट की, ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और इसके बाद में सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है, क्योंकि सिग्मा साइकिल कंप्लीट हो गई, आरएनए का जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये प्रमोटर क्लियरेंस कहलाता है स्टेप। दिस इज अनदर डायग्राम कि कैसे प्रमोटर को ये रिकॉग्नाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज, कैसे उसमें ओपनिंग होती है, कैसे ये आरएनए का सेगमेंट बनना स्टार्ट होता है, और फिर सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। और ये इसके एक्सप्लेनेटरी कैरेक्टर्स हैं। सेकेंड स्टेप है अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स। A negatively supercoiled chromosome is a better transcriptional template than relaxed chromosome. ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिलैक्स क्रोमोसोम है वो टाइटली बाउंड होगा, और हमें उसके दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जो नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड है, यानी जिसमें ओपनिंग आराम से हो सकती है, वो आराम से अनवाइंड हो जाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। इसमें ओमेगा फैक्टर जो होता है, इसकी बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज से जब बाइंड करता है, तो इसका मेन फंक्शन ही होता है कि ये डीएनए हेलिक्स को वाइंड करता है, यानी उसे ओपन कर देता है। A short segment of DNA is open and form open binary complex that is OBC. इस डीएनए का एक शॉर्ट सेगमेंट ओपन होने लगता है और ये ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। It allows tight binding of RNA polymerase with subsequent initiation of RNA synthesis. और इसमें जब डीएनए की ओपनिंग हो जाती है, तो ये बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसमें सिंथेसिस ऑफ फर्स्ट बेस ऑफ आरएनए चेन, यानी आरएनए चेन का फर्स्ट बेस बनना। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये ऐड करता है राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एट ओबीसी, यानी ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स में ये राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को ऐड करता है, जिसकी वजह से नेसेंट आरएनए यानी कि एक बहुत यंग आरएनए की सिंथेसिस होती है। और इस कॉम्प्लेक्स को हम टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, कोर एंजाइम, डीएनए टेम्पलेट एंड नेसेंट आरएनए। ये आप इसमें देखिए, ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोर एंजाइम है, ये नेसेंट आरएनए है और डीएनए कॉम्प्लेक्स है। तो ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बाद में जो सिग्मा फैक्टर है वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से डिसोसिएट यानी अलग हो जाता है, क्योंकि सिग्मा का काम कंप्लीट हो गया, और इसी को ही सिग्मा साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है इलोंगेशन, यानी कि अब ये जो आरएनए बन गया, ये कैसे अपने को ग्रो करेगा। सिग्मा फैक्टर क्या जब रिलीज हो जाता है, तो ये इस बात का साइन होता है कि यहाँ पे इनिशिएशन हो चुका है और अब चेन को इलोंगेट होना है। तो इसका फर्स्ट स्टेप है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और जो डायरेक्शन होगा वो 5 से 3 की डायरेक्शन में होता है। The region of template that has been transcribed
regain it double helical from behind the ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब जैसे जैसे ओपनिंग होती जाती है डीएनए की, वहां पे आरएनए का सेगमेंट बनता है, और जहां आरएनए का सेगमेंट हो जाता है वहां पे वापस से बाइंडिंग होती जाती है, और जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है वो शिफ्ट होता जाता है 5 से 3 की डायरेक्शन में, क्योंकि अब जो डीएनए का आगे का रीजन है उसमें अनवाइंडिंग होगी और वहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन बबल शिफ्ट करता जाता है और आरएनए का इलोंगेशन सिंथेसिस का होता रहता है। नेक्स्ट स्टेप है इसमें प्रूफ रीडिंग ऑफ एमआरएनए। अब आरएनए पॉलीमरेजेस जो हैं इनमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है विच इज एनालोगस और पैरेलल टू द 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। इसमें दो प्रोटीन्स होती हैं, ग्री ए एंड ग्री बी, जो आरएनए पॉलीमरेज को इनेबल करती हैं एंड क्लीव 2 to 3 न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम थर्ड एंड ऑफ द नेसेंट एमआरएनए। और ये नेसेंट एमआरएनए जो होता है उसके थर्ड एंड से 2 से 3 न्यूक्लियोटाइड्स को क्लीव कर देती है, यानी कट कर देती है। ये आप इसके इनिशिएशन और इलोंगेशन टर्मिनेशन का डायग्राम देख सकते हैं। ये आपका जब सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है उसके बाद में आपका इलोंगेशन स्टार्ट होता है, ये नेसेंट आरएनए है, और आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है वो शिफ्ट होता जाता है। और आप देख रहे हैं जब टर्मिनेशन हो जाता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो जाता है और आरएनए का कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाता है। नाउ कम टू द टर्मिनेशन। जो टर्मिनेशन का प्रोसेस है वो इन फॉलोइंग इवेंट्स के साथ में होता है। सबसे पहला है सिसेशन ऑफ इलोंगेशन, यानी इलोंगेशन का जहां एंड होगा, जैसे इलोंगेशन खत्म होगा वहां से टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब एमआरएनए की सिंथेसिस हो चुकी है, वो इलोंगेट हो चुका है और अब वहां पे उसका सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। रिलीज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम टर्नरी कॉम्प्लेक्स, टर्नरी कॉम्प्लेक्स से जो नेसेंट एमआरएनए जो बनता है वो ट्रांसक्रिप्ट वो रिलीज हो जाता है। डीएनए टेम्पलेट से पॉलीमरेज डिसोसिएट हो जाता है। इसमें दो मैकेनिज्म होते हैं टर्मिनेशन के, एक तो होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और सेकंड है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो पहले आता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। इसको 1983 में जेपी रिचर्डसन ने मॉडल दिया था इसके लिए। जो रो फैक्टर होता है दैट इज कोडेड बाय रो जीन, वो रो जीन से कोड होता है, और जो रो जीन है वो एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है। इस हेक्सामेरिक प्रोटीन की हेलिकेज एक्टिविटी होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये डीएनए और आरएनए के बीच में बना रहता है, और ये जो रो जीन है ये इसकी हेलिकेज एक्टिविटी इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और जो डीएनए है वो आरएनए से अलग अलग हो जाते हैं। और जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है ये प्रोकैरियोट्स में कॉमनली प्रेजेंट होता है। ये रो डिपेंडेंट है। आप देखिए इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए ट्रांसक्राइब्स डीएनए, ठीक है, ये डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। अब इसमें क्या है, रो अटैचेस टू रिकॉग्नाइज द साइट ऑफ आरएनए। अब जो रो फैक्टर है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। अब जो रो है वो मूव करता है अलोंग आरएनए फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज। अब इसके बाद में इसमें टर्मिनेशन होता है। रो जो होता है ये डीएनए और आरएनए को अनवाइंड कर देता है, यानी उसके बीच के बॉन्डिंग को तोड़ देता है। और ये जब आरएनए रिलीज हो जाता है डीएनए से तो ये रो फैक्टर अलग हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है। तो जो रो फैक्टर है इसका काम होता है डीएनए से आरएनए को सेपरेट करना। रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, जिसमें हमें रो फैक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यानी जहां पे आरएनए डीएनए से अलग हो जाता है हमें वहां रो की जरूरत ही नहीं है और वो अपने आप होता है, इसलिए उसे रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं। और इट इज मोस्ट कॉमन इन यूकैरियोट्स। इसलिए ये यूकैरियोट्स में भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि वहां पे आरएनए की बाकायदा एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है, स्प्लाइसिंग इन्वॉल्व होती है। अब रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है, जो थर्ड OH एंड ऑफ द आरएनए हैज अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टर्मिनेटिंग सीक्वेंसेस। अब इस टर्मिनेटिंग सीक्वेंसेस में पैलिंड्रोमिक जीसी रिच सीक्वेंस होती है जिसमें 6 यूरेसिल प्रेजेंट होते हैं।
The palindromic region folds to form a hairpin और इंट्रिंसिक लूप टर्मिनेटर। इसमें जो हेयरपिन बनती है, ये हेयरपिन रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में नहीं बनती। The moving RNA polymerase pause after the hairpin has been reached and the A-U base pair between template strand and RNA dissociate because A and U base pair is weakest. क्योंकि एडेनिन और यूरेसिल के बीच में वीकेस्ट बेस पेयर होता है, इसलिए ये इजीली टूट जाता है, हमें उसमें किसी फैक्टर की जरूरत नहीं होती और ये यूकैरियोट्स में बहुत कॉमन होता है। आगे हम इसे डायग्राम से समझेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से हेयर पिन लूप बन जाता है। ये पूरा सीक्वेंस होता है और इसी में इस तरीके से ये हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसमें ए और यू के बीच में बॉन्डिंग आ जाती है, तो ये बॉन्डिंग बहुत वीक होती है और ये इजीली टूट जाती है, इसलिए हमें इसमें किसी भी रो फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कहलाता है। ये दोनों का कंपैरेटिव डायग्राम है, रो इंडिपेंडेंट। इसमें आप देख सकते हैं जी सी रिच रीजन है, इनकी बॉन्डिंग को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो हमें रो फैक्टर की जरूरत पड़ती है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रेच है, इसमें यूरेसिल जो है ये एब्सेंट होता है, तो ये इजीली ब्रेकअप हो जाता है।